हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आइए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में हमने एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू मैप्स का पार्ट 1 किया, जिसमें हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में डिस्कशन किया। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन थी, ये 2600 से 1715 बिफोर कॉमन एरा तक देखी जा सकती है। अब आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है उसको समझना होगा। बेसिकली यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल तो ये उठता है कि एकदम से जो ये स्टोन एज का पार्ट था, इसमें हमने जो लास्ट फेज देखा दैट वाज नियोलिथिक, ओके, जिसमें खेती जो है उसकी एकदम से शुरुआत होती है। तो यहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक बहुत ही बड़ा जंप है अर्बन सेटलमेंट्स की ओर। लेकिन आज के इस मॉड्यूल में उन अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में जानने से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई जो स्टोरी है, उसकी डिस्कवरी की जो स्टोरी है, उसको हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इसकी स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ब्रिटिशर्स भारत आए एंड ऑब्वियसली इनमें बहुत से ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि भारत का इतिहास क्या रहा है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई 1861 में और इसके फाउंडर थे एलेक्जेंडर कनिंघम। इसी वजह से एलेक्जेंडर कनिंघम ही यहाँ पे पहले डायरेक्टर जनरल बनते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप एलेक्जेंडर कनिंघम को देखेंगे तो वो लिटरेरी सोर्सेज पर ज़्यादा फोकस करते थे। मतलब उन्हें लिखित प्रमाण ज़्यादा चाहिए होते थे, वो उन्हीं के बेस पर हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। यानी कि यहाँ अगर लिखित प्रमाण की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 600 बिफोर कॉमन एरा से 400 कॉमन एरा के बीच का जो समय था उससे जुड़े हुए इवेंट्स में ही इंटरेस्ट रखते थे। इवन उन्हें तो ये तक लगता था कि गंगा नदी के पास ही भारत का इतिहास शुरू होता है, क्योंकि 600 बिफोर कॉमन एरा से 400 कॉमन एरा के बीच में जितने भी लिटरेरी एविडेंसेस पाए गए हैं वो सारे गंगा नदी के आसपास के किंगडम्स के बारे में ही बात करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट था इंक्लूडिंग पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उन एरियाज में एक्सकेवेशन चल रहा था और एक्सकेवेशन के दौरान वहाँ पर कुछ इस तरह की सील पाई गई। अब ये जो सील है इसको यहाँ पर काफ़ी हद तक एलेक्जेंडर कनिंघम ने 600 बिफोर कॉमन एरा से 400 कॉमन एरा के बीच कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सी किताबें भी छान मारी, लेकिन इस सील का जिक्र कहीं नहीं मिला। जब ये सिर्फ एक सील पाई गई तो इसको इग्नोर कर दिया गया। इवन इस एरिया में और ज़्यादा खुदाई होने पर और ज़्यादा एक्सकेवेशन होने पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बर्न्ट ब्रिक्स पाई जा रही थी, पकी हुई ईंटें मिल रही थी। उन ईंटों को यहाँ से निकाल लिया गया और उसके बाद उनका इस्तेमाल यहाँ पर लाहौर से मुल्तान तक रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए किया जाने लगा। यानी अगर मैं कहूँ तो इस एरिया में जो भी एक्सकेवेशन हो रहा है, जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं, उनको यहाँ इग्नोर किया जा रहा है पूरे तरह से। यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से इनको इग्नोर कर दिया गया। तो यहाँ एलेक्जेंडर कनिंघम बहुत कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर मैं 20th सेंचुरी की बात करूं, 20th सेंचुरी के बिल्कुल अर्ली पीरियड की बात करूं, यानी कि 1920s के आसपास की, तो वहाँ उस पर्टिकुलर टाइम पर कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। यहाँ पर आप स्क्रीन पर कुछ नाम देख पा रहे होंगे, जैसे कि D.R. भंडारकर, रखालदास बैनर्जी, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जो है उसके डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे। इस समय में भी बहुत सारी चीज़ें पाई जा रही थी। एक सील मिली आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हज़ारों मात्रा में, यहाँ पर 1000 की गिनती में सील्स पाई जा रही हैं तो आप उन्हें कब तक इग्नोर करेंगे। यहाँ पर एक तरह की जो ब्रिक थी वो गुजरात में पाई जा रही है, लेकिन अगर उसी तरह की सेम स्टैंडर्ड की ब्रिक शॉर्ट तो गई अफगानिस्तान में पाई जाती है तो क्या आप उसको इग्नोर कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इग्नोरेंस वाला गेम चल रहा था ये ख़त्म हो गया और इन सभी आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर इस फील्ड में प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट किया और इसके साथ साथ जो भी चीज़ें मिल रही थी उनको प्रॉपर तरह से यहाँ पर पढ़ना शुरू किया।
तो आप यहाँ क्या देखते हैं कि 20th सेंचुरी के आसपास ही दयाराम साहनी जो हैं वो यहाँ पर हड़प्पा जो है उसमें मिली हुई सील्स को पढ़ना शुरू करते हैं। वहीं रखालदास बैनर्जी जो है उन्होंने मोहनजोदड़ो की जो साइट थी उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो यू कैन सी दिस थिंग, मोहनजोदड़ो एज वेल एज हड़प्पा। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो वो आपको प्रेजेंट डे पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा कि इस समय में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे जॉन मार्शल थे, तो उन्होंने इन चीज़ों को, इन एक्सकेवेशंस को इग्नोर नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताया कि ये सारी जो चीज़ें पाई जा रही हैं ये इग्नोर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि ये तो भारत की सभ्यता का पार्ट है। और भारत की जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वो गंगा नदी के किनारे नहीं बल्कि यहाँ पे जो इंडस वैली है, यानी कि एक तरह से जो सिंधु नदी है उसके किनारे पनपी। और तब इस सभ्यता को इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। ये जो सिविलाइजेशन है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा पहली ऐसी साइट थी जिसको एक्सकेवेट किया गया था। इससे जुड़ी हुई बहुत सी दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, आइए उनको जानते हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। हिस्ट्री जो है, ये जो पर्टिकुलर पीरियड है, दिस इज़ ऑब्वियसली प्रोटो हिस्ट्री, यानी हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं, बट जो भी लिखा है, जो भी स्क्रिप्ट है, उसे अब तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। अभी भी हम इस पीरियड को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर ही पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहती हूँ एक पर्टिकुलर तरीके की ओर, और इन लेयर्स को अगर आप देखेंगे तो ये जो लेयर्स हैं इन्हें स्ट्राटा कहते हैं, और इन स्ट्राटास की स्टडी को स्ट्राटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्राटिफिकेशन को कैसे स्पेल करते हैं उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ पे फिलहाल स्ट्राटिफिकेशन एक्चुअल में क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो लेयर्स हैं ये एक तरीके से इतिहास को बयां करती हैं? जैसे जैसे आप और नीचे खोदते जाएंगे वैसे वैसे और पुरानी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। जितना ऊपर की लेयर है उतनी ही नई चीज़ें, जितनी नीचे की लेयर है उतनी ही पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। या फिर मान लीजिए कि अगर ये समतल ज़मीन है और आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आकर रहना शुरू करते हैं, यहाँ पर घर बनाते हैं, यहाँ पर अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं और उसको बाहर भी फेंकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जब आप इस एरिया को छोड़कर चले जाएंगे तो पानी के या फिर हवा के प्रवाह की वजह से बहुत सारी मिट्टी जो है आपकी छोड़ी गई चीज़ों के ऊपर यहाँ पर एक लेयर बना लेगी, और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो एक लेयर ऐसी डेवलप हो जाएगी जिसके नीचे आपके जीवित रहने के, इस पर्टिकुलर एरिया में रहने के एविडेंसेस मिलते हैं। ऑब्वियसली 500 हज़ारों साल के बाद कोई इस एरिया को अगर खुदाई करता है तो वहाँ पर जो भी आर्टिफिक्ट्स पाए जाते हैं जो आप या आपकी फैमिली छोड़कर चली गई थी, तो ऑब्वियसली उन चीज़ों को देखकर वो इंटरप्रेट कर पाएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं उस समय के लोगों के द्वारा यूज़ की जाती होंगी। तो इस तरह से ये लेयर्स जो हैं लेयर दर लेयर आपको बनती हुई देखने को मिलेगी, और इनकी स्टडी को स्ट्राटिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ जॉन मार्शल जब डायरेक्टर जनरल थे उस समय में उन्होंने भी इसी इनडायरेक्ट सोर्स का, दैट इज स्ट्राटास, यानी इन लेयर्स को ही एक्सकेवेट करके हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश की। लेकिन उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हो गई, कुछ यहाँ पर गलतियाँ हो गई। उन्होंने एक्चुअली क्या किया, मान लीजिए कि अगर इस तरीके से लेयर है, उन्होंने यहाँ पर बदलती हुई मिट्टी जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि अगर आप इन लेयर्स को देखेंगे, ये भी स्ट्राटाज ही हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो यू कैन सी दिस थिंग कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो अलग प्रकार की है, यहाँ पर अलग प्रकार की मिट्टी है, यहाँ अलग प्रकार की मिट्टी है, और उसके नीचे फिर अलग प्रकार की मिट्टी है। ऑब्वियसली ये जो लेयर्स हैं इनको करोड़ों साल लगे हैं इस तरह से बनने में, एंड इन लेयर्स के अंदर जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं, जिस भी तरह के आर्टिफैक्ट्स वगैरह पाए जा रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लोगों के सोशो कल्चरल इम्पॉर्टेंस जो है वो बयां करते हैं। तो यहाँ पे जॉन मार्शल ने इन लेयर्स को समझने की कोशिश नहीं की, इन मिट्टी के बदलावों को समझने की कोशिश नहीं की। मान लीजिए अगर इस तरीके से लेयर्स हैं, अगर इस तरह से लेयर्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक तरह से जो एक्सकेवेशन किया है वो बहुत ही स्ट्रेट तरह से किया। मान ली कि इतनी मिट्टी जो है उन्होंने यहाँ पर निकाल ली, और इतने में जितनी भी चीज़ें पाई गई उन सबको एक ही पीरियड का बताया। लेकिन क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी जो है वो बदल रही थी, ऑब्वियसली
इस पर्टिकुलर लेयर ए में पाए जाने वाले आर्टिफैक्ट्स बी में पाए जाने वाले आर्टिफैक्ट से सेम नहीं है, वो अलग अलग पीरियड के हैं, वो अलग अलग समय के हैं। तो जॉन मार्शल उस चीज़ को नहीं समझ पाए, उन्होंने यहाँ पर इक्वल मैनर में हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो यहाँ पर ये मानते थे कि अगर 2 सेंटीमीटर की भी मैं खुदाई कर रहा हूँ तो 2 सेंटीमीटर में जितने भी आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि शायद मिट्टी जो है उसकी लेयर जो है उसकी क्वालिटी जो है वो बदल रही है, पर 2 सेंटीमीटर के अंदर जितने भी आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं एक ही पीरियड के उन्होंने बना दिए। तो जॉन मार्शल के द्वारा ये थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो की गई थी। उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर इन माउंट्स को, प्रॉपर इन लेयर्स को स्टडी करने की कोशिश नहीं की। इसके साथ साथ जिस तरीके से टेरिटरी ऊपर नीचे होती है, जिस तरीके से ये जो लैंड फॉर्म्स हैं ये ऊपर नीचे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने एक्सकेवेशन नहीं किया। मतलब अगर लैंड फॉर्म इस तरह से है तो उन्होंने इस तरीके से इतनी मिट्टी जो है वो निकाल ली, जबकि एक्सकेवेशन शुड बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ से भी 2 मीटर, यहाँ से भी 2 मीटर, यहाँ से भी 2 मीटर, यहाँ से भी 2 मीटर। तो जैसे जैसे लैंड फॉर्म में बदलाव आ रहा है वैसे वैसे ही आपको एक्सकेवेशन में भी चेंजेस लाने चाहिए। तो ये काम किसके द्वारा किया गया था? उनके बाद आने वाले डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जो थे R.E.M. व्हीलर। आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में जो लैंड फॉर्म है उसको देखिए कैसे वो एक तरह से उठा हुआ है। तो यहाँ पे एक्सकेवेशन जो है वो भी उसी तरीके से की गई है। ओके, सो यहाँ पे R.E.M. व्हीलर 1944 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने। क्योंकि वो यहाँ पर एक्स ब्रिगेडियर थे तो वो अपने साथ साथ मिलिट्री प्रिसीशन लेकर आए आर्कियोलॉजी में, और उसी का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पर किया। और इसी वजह से जो जॉन मार्शल के द्वारा गड़बड़ कर दी गई थी उन सभी चीज़ों को रेक्टिफाई करने का काम R.E.M. व्हीलर ने ही किया। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी खोज हुई। हमने इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में उससे जुड़ी हुई स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश की। आई होप आपने यहाँ पर कुछ नई टर्म्स सीखी होंगी। यहाँ पे एक्सकेवेशन 2 प्रकार से होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन एंड वर्टिकल एक्सकेवेशन। यहाँ पे जब हम वर्टिकल एक्सकेवेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम इवोल्यूशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम एक ही पीरियड जो है उससे जुड़े हुए कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं और उसके फैलाव को जानने की कोशिश करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सकेवेशन दोनों ही R.E.M. व्हीलर के द्वारा ही यहाँ इंट्रोड्यूस की गई प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर तरीके से। ऑब्वियसली एक्सकेवेशन पहले भी हो रही थी लेकिन उनमें कुछ रेक्टिफिकेशंस और कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक करने का काम R.E.M. व्हीलर ने ही किया। तो आज के इस मॉड्यूल में इतना ही। नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा उसमें हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, और जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं उनको प्रॉपर तरह से इंटरप्रेट करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय के लोग क्या करते थे और कैसे जीवन यापन होता था। यहाँ पर आप मुझे अनअकैडमी प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर मैं लाइव सेशंस ले रही हूँ, फुल फ्लेज कोर्सेज ले रही हूँ। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पर रिविजिट 10 नाम से जो ये रेफरल कोड देख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ रेफरल कोड यूज़ करने पर ऑब्वियसली आपको बहुत सी दूसरी चीज़ें मिलती हैं। अनअकैडमी प्लस पर सभी टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर फुल फ्लेज कोर्स कवर किया जाता है, वीकली क्विज, डाउट रिजॉल्विंग सेशंस ऑब्वियसली। इसके साथ साथ प्रॉपर स्टडी मटेरियल एंड इवन इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस आपको मिलती है। बायलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश, तीनों ही यहाँ पे लैंग्वेज जो है उनमें आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।